हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने न्यूटन्स के लॉ के बारे में स्टडी किया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल किए। आज हम उसके एप्लीकेशन या एग्जांपल्स कर रहे हैं, किस टाइप से जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो किस टाइप से यूज होता है। नंबर 1 है फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट। तो रॉकेट की जो फ्लाइट होती है किस टाइप से होती है, जो गैसेज होते हैं हमारे पास, हॉट गैसेज, वो एस्केप आउट होती है फ्रॉम द बॉटम। अगर नोजल की बात की जाए एट द बॉटम, तो हॉट गैसेज वहां से एस्केप होती हैं, तो ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट लगता है, इसको फोर्स बोलते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक्स रिएक्शन की वजह से जो रॉकेट है अपार डायरेक्शन में जाते हैं। आइए स्टडी करते हैं। इन ए रॉकेट द फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस लार्ज quantity of hot gases. These hot gases escape out with a large force. Means एक्शन वहां पर लगा है। इस एक्शन की वजह से क्या हुआ, थ्रो द नोजल एट द बॉटम ऑफ द रॉकेट, इस एक्शन की वजह से इक्वल अमाउंट में रिएक्शन मिलेगा इन द अपर डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो रॉकेट है अपर डायरेक्शन में मूव करता है, लिफ्ट करता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस था इसका, लिफ्ट फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट। नंबर 2, स्विमिंग ऑफ ए पर्सन। कोई पर्सन स्विम कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा तो वो क्या होता है, वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, धकेलता है। और जो वाटर होता है वो उस पर्सन को क्या करता है, आगे की तरफ धक्का देता है। एक टाइप से एक्शन हमने अप्लाई किया, वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजा और वाटर ने हमारे ऊपर क्या दिया, रिएक्शन दिया इक्वल अमाउंट में, जिससे हम आगे की तरफ गए। सेम केस बोटिंग के अंदर होता है। बोटिंग में भी क्या होता है, हम वाटर का पीछे की तरफ करते हैं, तो वाटर जो होता है वो हमें आगे की तरफ लेके जाता है। ठीक है। और सिंपल अगर बात करें वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, तो वॉकिंग के अंदर भी क्या होता है, जो रोड होता है हमें पता नहीं चल रहा होता रियल में, लेकिन क्या करते हैं हम जो ग्राउंड है उसको हम पुश करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे और नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, रिकॉइल ऑफ ए गन। इसके ऊपर मैंने स्टार यहाँ पर नोट किया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास। तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन ए गन इज फायर्ड द बुलेट कम्स आउट फ्रॉम द गन ड्यू टू द फोर्स। जैसे हम यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, जो बुलेट जो आपको दिख रही है इसका मास कम है, ये हमारे पास एक्शन की वजह से क्या होगा, एक्शन यहाँ पर होगा फोर्स अप्लाइड ऑन इट थ्रू द ट्रिगर, द गन रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो गन होगी वो पीछे की तरफ जाएगी, जबकि जो बुलेट है वो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे पास मूव करेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्शन हुआ, जितना एक्शन हुआ उतना ही क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्शन हुआ इक्वल अमाउंट में। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो गन है वो कम ही पीछे क्यों जाती है, क्योंकि जो गन होता है वो एक्सेलरेट कम होती है, क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। मास ज्यादा होने से हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन कम। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा, और इसका मास है हमारे पास क्या ज्यादा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम। तो ये रीजन होता है हमारे पास कि जो गन होती है वो रिकॉइल क्यों करती है। ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसको भी फॉलो करती है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है रीबाउंड ऑफ ए बॉल। जब भी कोई बॉल हमारे पास होती है हम उसको दीवार की तरफ थ्रो करते हैं, तो क्या होता है, जैसे थ्रो करते हैं वहां पर बॉल के ऊपर क्या होता है, एक फोर्स लगता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, एक्शन। और वॉल जो होती है ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन होता है, कोलाइड होता है आपस में, जब टकराते हैं दोनों, तो जो वॉल होती है उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, फोर्स अप्लाई करती है, इसको बोलते हैं रिएक्शन, जिसकी वजह से वो दोबारा हमारे पास आती है। ठीक है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल, हमारे पास 4 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस की। अब हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में इसकी एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले एक बार जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, if a number of objects are interacting with each other, then the total linear momentum before and after the collision, remains constant, या फिर आप इसको बोल सकते हो कंजर्व्ड ड्यूरिंग इंटरेक्शन, बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर। मींस इसका ये है कि जो लीनियर मोमेंटम होगा P इनिशियल और P फाइनल, मींस P बिफोर इज इक्वल टू P आफ्टर, हम ऐसा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब, इफ
no external force acting on it, if no external force acting on it, अगर कोई external force यहाँ पर एक्ट ना करे, acting on it, यही हमारे पास अगर बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ की, F इज इक्वल टू क्या था, dp बाई dt। अगर ये फोर्स जीरो हो जाए तो dp बाई dt भी जीरो, इट मीन्स p क्या होगा, कांस्टेंट या फिर कंजर्व। तो p क्या होगा, कांस्टेंट या फिर कंजर्व हमारे पास होगा। क्लियर। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे किस टाइप से हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम का सम होगा बिफोर एंड आफ्टर किस टाइप से कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर टू बॉडी सिस्टम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर कोई ये ऑब्जेक्ट ए है, फॉर एग्जांपल कार भी मान सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ठीक है, फर्स्ट के लिए ma हमने यूज किया, इनिशियल वेलोसिटी इसके ua। ये हमारे पास कोई सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास mb है, उसकी वेलोसिटी ub है। ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन, जब तक दोनों में कोई कोलिजन नहीं हुआ। ठीक है, जब तक दोनों आपस में नहीं टकराए। ये सिचुएशन हमारे पास ड्यूरिंग कोलिजन, जैसे कोलिजन होगा, कोलाइड होगा, दोनों बॉडी, दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों गाड़ी जो भी हमारे पास है एम ए एम बी, वो सिचुएशन हमारे पास ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन ये सिचुएशन जैसे ही कोलिजन होगा तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये वन डायमेंशन का केस हम कर रहे हैं। वन डायमेंशन मींस ये जो हो रहा है हमारे पास जो सिस्टम है एक ही डायमेंशन, एक ही एक्सिस पे हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ये सिचुएशन आफ्टर कोलिजन। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनका जो लीनियर मोमेंटम होगा बिफोर इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज इन मोमेंटम कितना है इसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट पे भी फोर्स अप्लाई हुआ, सेकंड पे भी, जब कोलिजन होगा तो दोनों पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चेंज आया, रेट की हम बात कर रहे हैं तो रेट के रिगार्डिंग हम बोलेंगे। ठीक है, पी ए फाइनल मीन्स बाद में जो हुआ, माइनस पी ए इनिशियल, ये फाइनल का, ये इनिशियल का, ये मतलब क्या है, आफ्टर है और ये क्या है, बिफोर है। ये सिचुएशन हमारे पास क्या है, आफ्टर, और ये सिचुएशन क्या है, बिफोर। ठीक है, जब कोलिजन नहीं हुआ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में टाइम, क्योंकि रेट की बात की जा रही, टाइम कितना लगे, फॉर एग्जांपल टी टाइम के अंदर हम वो बात कर रहे हैं। तो पी ए इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, फॉर्मूला हमने पढ़ा था एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय में टी। ये है किसका, फर्स्ट के अंदर, ए के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स डीपी बाई डी टी है किसका, ए का, डीपी बाई डी टी किसके अंदर, ए के अंदर। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेट की बात की जा रही इसलिए टी से डिवाइड किया, ध्यान रखना इस चीज का। इन ऑब्जेक्ट बी, बी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चेंज हुआ, बी के अंदर पहले मोमेंटम क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट, बाद में मोमेंटम क्या हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्या हुआ, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय में टाइम टी। क्लियर। अब हुआ क्या, फर्स्ट ने सेकंड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, सेकंड ने फर्स्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, यहाँ पर ये सिचुएशन है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये स्टेटमेंट है, मीन्स फोर्सेज इक्वल तो होंगे मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सेम केस यहाँ पर अप्लाई हुआ, मीन्स dp बाई में dt, ए जो है हमारे पास ये फोर्स है किसके ऊपर, फर्स्ट के ऊपर किसने अप्लाई किया, सेकंड ने। तो ये जो है फोर्स है क्या, ए के ऊपर अप्लाई हुआ, किसने अप्लाई किया, बी ने। ठीक है, सिमिलर जो dp बाई dt है बी के ऊपर, ये क्या है, फोर्स जो बी के ऊपर अप्लाई हुआ, किसने अप्लाई किया, ए ने। इनको समझने के लिए ध्यान से समझना, इसका मतलब फर्स्ट के ऊपर, ए के ऊपर फोर्स अप्लाई किया किसने, 2 ने, 2 के ऊपर अप्लाई हुआ किसने किया, फर्स्ट ने। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं एफ ए बी वेक्टर साइन माइनस एफ बी ए, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम इन दोनों की इक्वल एंड अपोजिट रखेंगे, ठीक है, डीपी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, माइनस इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे इसको, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला है उसकी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे।
यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास आया ऊपर अभी MAVA माइनस MAUA डिवाइडेड बाय में T इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन हमें यूज करना, ध्यान रखना इस चीज का, इज इक्वल टू MBVB माइनस MBUB डिवाइडेड बाय में T। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कंप्लीट हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। T से T कैंसिल, जो नेगेटिव है उसको एक साइड ले आओ, ठीक है, जो पॉजिटिव है एक साइड, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या हुआ MAVA प्लस MBVB इज इक्वल टू, ये साइड जाएगा पॉजिटिव होगा MAUA प्लस MBUB। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट मोमेंटम था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलिजन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था PA बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था B का, ठीक है, बिफोर कोलिजन। ये क्या था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था आफ्टर कोलिजन। ये क्या था, आफ्टर के लिए मैं A लिख रहा हूँ, बिफोर के लिए B लिख रहा हूँ। ये क्या था, सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था आफ्टर कोलिजन। मींस लीनियर मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का सम किया आफ्टर इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम बिफोर। यही तो स्टेटमेंट थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, जितने भी ऑब्जेक्ट वहां लग रहे हैं उनका सबका जो लीनियर मोमेंटम होगा बिफोर इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर। तो ये इसका प्रूफ था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। अभी जो टॉपिक डिस्कस किया है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो न्यूमेरिकल है इससे आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएं किस टाइप से है। देखें सिलेबस, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line and the direction with velocity 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, जो सेकंड है सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ दिस, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड है, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट से इस टाइप से दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे कोलिजन होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो, जो पहले 2 थी वो 1.67, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो चुकी है तो सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी हमेशा ही। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझें। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना 100 ग्राम, वेलोसिटी कितने 2 मीटर पर सेकेंड। अब जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसका हमारे पास मास कितना 200 ग्राम एंड वेलोसिटी कितने 1 मीटर पर सेकेंड। ये सिचुएशन कब थी, बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो सिचुएशन थी ये वो है हमारे पास बिफोर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसका मास उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा 100 ग्राम। ये मूव करने लगा किस स्पीड से 1.67, इसकी जो स्पीड है पहले से कम हुई। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास कितना 200 ग्राम, इसकी जो वेलोसिटी है ये हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे पास इस टाइप से हो चुकी है। एक मिनट, अब देखें शाबाश, यहां पे जो है जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम बोल सकते हैं इसको। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, फर्स्ट का मास कितना 100 ग्राम, सेम इसी सिस्टम में आप ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंटू 2 प्लस 200 इंटू 1 इज इक्वल टू दिस मास इंटू 1.67 प्लस 200 इंटू जिस वेलोसिटी का हमें नहीं पता निकालना है, ठीक है। ये कितना हुआ यहाँ से 200, ये 200, ये इस साइड आएगा माइनस होगा, कितना होगा 1.67 इंटू 100 मीन्स 167 इज इक्वल टू 200 इंटू VB, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से माइनस किया जाएगा तो यहाँ से देखें 3, ये 9, फिर 3, फिर यहाँ से ये कंप्लीट, ये कितना 200 प्लस दिस, तो कितना होगा 200 प्लस दिस मीन्स 233। तो इसको डिवाइड किया जाए किससे 200 से, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। और ये आंसर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ये हमारे पास यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया है
ये वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, जो पहले वेलोसिटी 1 थी अब उससे बढ़कर कितनी होगी 1.165। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं, जो यूनिट होगी उसी के अंदर हमारे पास आंसर रहेगा।